नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो लगभग हर पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो जो मुख्य युद्ध जो हुआ था ये किसके साथ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है पोरस के साथ हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो जो पाली ग्रंथ है इसमें गांव का जो मुखिया होता है इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है भोजक। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो राज्य था उस समय, उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंतिका। जैसे कि जो प्राग ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से एक उज्जैन भी था, जिसकी राजधानी, जिसका जो प्राचीन नाम उस समय ये अवंतिका था। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था ये महापद्मनंद था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? यह ईरानियों के द्वारा किया गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? जो मगध का शासक था ये कौन सा शासक था जो सिकंदर के समकालीन था? तो ये धनानंद यानी कि घनानंद था। और जो घनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसी घनानंद को हरा करके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद ही था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो किस सम्राट का नाम था देवान प्रियदर्शी? ये सम्राट अशोक का ही दूसरा नाम देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि अशोक 269 यानी 269 बीसी में राजा बना था, और राजा बनने के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और इस कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिस वजह से ये सारा भीषण नरसंहार देखकर जो सम्राट अशोक था इसने आजीवन युद्ध न करने का निर्णय लिया, वचन लिया, और उसके बाद इसने कभी युद्ध नहीं लड़ा। तो प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी ये पड़ थी। उस समय जो मुद्रा को पड़ कहा जाता था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जो अशोक था, अशोक का जो उत्तराधिकारी है कौन हुआ था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो अर्थशास्त्र ये किसकी पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र जो ये चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य, एक ही नाम है, ये सब एक ही व्यक्ति के, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। तो जब इनके प्रधानमंत्री थे तो जो अर्थशास्त्र के लेखक ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और आप ये भी कह सकते हो कि देखो उन्होंने बाद में जब अशोक के समय पे, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये लिखी थी, और वैसे जो ये चंद्रगुप्त, जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, ये घनानंद के दरबार में भी रहते थे, तो ये उनके भी समकालीन ही है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, और जो तक्षशिला जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंच गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज जो था इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ये जो मेगास्थनीज है ये है चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, उसने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? जो अशोक के अधिकतर शिलालेख मिले उनमें से देखो सारी भाषाओं के, अशोक के जो शिलालेख हैं वो सभी भाषाओं, प्राकृत, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरेमाइक, जिसमें से जो सबसे ज्यादा जो मिले हैं ये प्राकृतिक भाषा के शिलालेख पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? हड़प्पा सभ्यता का जो पता 19वीं सदी में अंग्रेजों ने लगाया। जैसे कि आपने देखा होगा ये सारी चीजों की, जब जिस समय 1853 में जो यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर बन के आया, उसने यहाँ पर जब रेलवे की शुरुआत हुई तो रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए जब खुदाई की गई तो उसमें यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले, इस चीज से अंदाजा लगाया कि नीचे कोई सभ्यता मौजूद है, और उसके बाद जब खुदाई हुई तो हमें इस संस्कृति के बारे में पता चला।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो जो हड़प्पा वासी, इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो ये परिवार थी, यानी सबसे छोटी इकाई जो परिवार ही होती थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पर जो घर की जो मुखिया है ये माँ होती थी। जिस समय आज वर्तमान में हम आधुनिक समय की बात की जाए तो आधुनिक समय में जो परिवार है ये पितृ सत्तात्मक है, यानी घर का जो मुखिया है पिता होता है, और उस समय में जो घर की जो मुखिया ये माता होती थी। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? जो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान सिंधुकालीन जो स्थल है, सिंधु काल का जो स्थल है चन्हुदड़ो, इसमें पाए गए हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? यानी हड़प्पावासी कौन सा खेल खेलना पसंद करते थे? तो जो शतरंज या चेस, इसको हड़प्पावासी खेलना पसंद है। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः जो शतरंज का जो आविष्कार है इसका भारत में ही इसका आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? और सबसे इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। तो हड़प्पावासी जो फाख्ता है, एक कबूतर, जो कबूतर आपने देखा है, कबूतर की प्रजाति का ही एक पक्षी है जो फाख्ता। जैसे आप लोगों ने घरों में साबुन का नाम सुना हो, एक डव साबुन होता है, डव की जो हिंदी होती है वो यही फाख्ता होता है, उस पर एक कबूतर जैसा छपा रहता है, तो वो यही फाख्ता होता है उसका मतलब। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा आपने, एक जो अपनी घरों की भाषा में जो एक वो क्या बोलते हैं, सातिया करके बोला जाता है, स्वास्तिक चिन्ह होता है जो हम शुभ मांगलिक अवसरों पर दीवार पर जो बनाते हैं हल्दी कुमकुम से, वही होता है स्वास्तिक चिन्ह। तो जो स्वास्तिक चिन्ह है ये किसकी देन है? ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, क्योंकि इसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? यानी कपास की खेती के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमको हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? जो कपास है ना, इसको यूनानी लोग क्या कहते थे? तो कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहा करते थे। अगला प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? जो खेत की जुताई के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो उस समय ये हल का ही प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो जो सेंधववासी उस समय, देखो ये आज के समय हमारे पास शक्कर होती है, हम कोई भी चीज मीठा करना होता है, शक्कर गुड़, हम उन चीजों का प्रयोग कर लेते हैं। तो सेंधववासी उस समय किस चीज का प्रयोग करते थे? तो जो सेंधववासी हैं ये उस समय पर शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हड़प्पा के समय में जो व्यापार होता है उस समय कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ये चीजें देखो, जो विनिमय है ना, ये कोई नया नहीं है। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि हम बाजार जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो बदले में हमें उस दुकान वाले को पैसे देना होता है। और आपने गाँव में भी देखा होगा, गाँव में अभी भी ये चीज प्रचलित है कि गाँव में आप जाते हो तो गांव में देखा होगा आपको कि हमें दुकान से कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम अनाज लेके जाते हैं दुकान पे, और उस अनाज के बदले में हमें वो सामान प्राप्त हो जाता है। यही है वस्तु विनिमय, यानी कि एक सामान के बदले हमें दूसरा सामान देना, यही है वस्तु विनिमय की प्रणाली। तो आज जो हम पैसे के बदले में हम जो सामान लेते हैं, हम उसके बदले में पैसा देते हैं। उस समय पे एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। और अगला प्रश्न है, तो कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ये तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो घरों का जो विन्यास है इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी हड़प्पा वाले लोगों के द्वारा? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब यह होता है कि जो घर होते हैं इनके जो गेट, मुख्य द्वार होते हैं, घरों का जो गेट होता है ये मेन रोड की न ओर खुलकर ये पीछे की ओर खुलते थे। इससे क्या होता था कि जो मेन रोड है इस पर अतिक्रमण नहीं होता था। यानी कि तो हम ये नहीं कह सकते उस समय की जो संस्कृति हमसे ये काफी आगे थी, यानी कि इन लोगों को इन सारी चीजों का ज्ञान था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में जो शहरीकरण की विशेषता क्या थी? तो ये निकास प्रणाली थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता में यानी कि लिखने की कौन सी लिपि थी और कौन सी धर्म के लोग थे? तो इसकी जानकारी हमें सैंधवकालीन जो मोहर हैं उन पर जो भी चित्र अंकित हैं हम उन चीजों से इनका अनुमान लगाते हैं।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? जो चित्राक्षर लिपि इसको किस नाम से पुकारा जाता है? बेंड्रोफ्रेड लिपित के नाम से पुकारा जाता है। ये चित्राक्षर लिपि आखिर होती क्या है? जिस समय पे आज के समय में हम जो अक्षर लिखते हैं, तो ये हमारी जो वर्तमान में जो हिंदी की जो लिपि है ये देवनागरी लिपि। उस समय पे क्या होता था कि जैसे कि अपनी कोई लिपि यानी कि कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो ये क्या करते थे कि जो भी अपने अपने भाव दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चित्र अंकित कर देते थे, यानी उन चित्रों को देखकर हम समझ सकते थे। तो यही है चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, आजादी के बाद यानी 1947 के बाद से अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? 1947 में जिस समय भारत आजाद हो गया और उसके बाद पाकिस्तान जब अलग हो गया, तो उसके बाद जो हड़प्पा कालीन स्थलों की जो खोज हुई है वो कहां पर हुई है? तो भारत के गुजरात में हुई है। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? त्रिस्तरीय स्थल ऐसा कौन सा जो हड़प्पा कालीन था? यह धौलावीरा था। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो जो चावल के जो उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, यानी कि उस समय पे जो चावल की खेती होती थी उसके जो साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये रंगपुर एवं लोथल से। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? जो ब्रह्म समाज की स्थापना ये कब की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये कलकत्ता में तो की गई थी, जगह कलकत्ता में हुई थी। तो किसने की थी? तो ये राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का जो पहला आंदोलन है यह कौन सा था? तो यह आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में धार्मिक जो सुधारों के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? तो ऐसा कौन सा संगठन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? तो यह धर्म सभा थी। आपने देखा होगा हर धर्म में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, हर धर्म में कोई ना कोई सभा समिति होती है। तो होता क्या है, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जो रीति रिवाज जो नियम पुराने समय से चले आ रहे हैं उन्हें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। यदि उनमें परिवर्तन किया जाए तो उन्हें ये लगता है कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, और वो लोग इस ऐसी चीजों का हमेशा बदलाव का हमेशा विरोध करते रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक हैं ये राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा का जो अंत हुआ है उसमें सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो ये सर्वाधिक जो प्रयास है ये किया गया था, प्रश्न कहाँ गया? हाँ, तो जो सती प्रथा का जो अंत में जो सबसे अधिक प्रयास ये रहा था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो थे, इन्होंने हमेशा सती प्रथा का हमेशा से विरोध किया। देखो सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा का तात्पर्य यह था कि जैसे कि यदि किसी स्त्री का जब पति मर जाता है तो उस स्त्री को भी उस पति के साथ जबरदस्ती उसको भी जला दिया जाता है। यही थी सती प्रथा। यदि देखिए कोई अपनी स्वेच्छा से करना चाहता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उस समय पे ऐसा उन लोगों, देखो जिस समय शुरुआत हुई उस समय तो यह था कि जो भी स्त्री अपनी इच्छा से अपना शरीर पति के साथ त्यागना चाहती है तो वही थी सती प्रथा। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया, इसको यह बना दिया कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को भी उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाए। यही थी सती प्रथा, जिसका राजा राम मोहन राय जी द्वारा हमेशा विरोध किया गया और इसके खिलाफ आंदोलन हुए। और आखिर में इन्होंने अंग्रेज जो गवर्नर आए उस अंग्रेज गवर्नरों की मदद से सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जो आर्य समाज की यह स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, यानी धार्मिक अनुष्ठान जो भी पूजा पाठ कर्मकांड जो किए जाते हैं इनका विरोध करता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है ये किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं राजा राम मोहन राय को ही 19वीं सदी के पुनर्जागरण के पिता माना जाता है।
अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है ये कहाँ हुआ? ये राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर ही था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? यानी राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड चले गए थे, इसके बाद ब्रह्म समाज जो है ये आगे इसने किसने इसको बढ़ाया? तो ये रामचंद्र विद्या बागीश के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो ब्रह्म समाज है ये इन राज्यों तक किसके द्वारा फैलाया गया? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा फैलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हम सॉरी, हॉकिंस नहीं, वो किस संस्था से है? तो ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में अडयार के द्वारा मद्रास में की गई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये दिया था दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1896-97 कलकत्ता के बेल्लूर में की गई। बेल्लूर मठ है जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा डाली गई, जिसे आजकल हम AMU के नाम से जानते हैं, और जहां पर आए दिन कोई ना कोई विरोध होता ही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता है ये हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे किसके? युवा बंगाल आंदोलन के नेता। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये किसके द्वारा की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो कौन सा धर्म सुधारक था जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो भारत से बाहर हुई। क्यों? आपको अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई, तो इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? यानी वहाबी आंदोलन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव या केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना। पटना इस समय कहाँ जो है कि बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा को यह अवैध घोषित किया गया, कब किया गया? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। यानी कि इस घोषणा के बाद से यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती यदि दास बना के रखता है, यानी दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त है। यदि कोई किसी को दास बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो व्यवस्था है ये विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो विवेकानंद जी जो अमेरिका के जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुए थे, यहाँ से ये स्वामी विवेकानंद जी को ये विश्व प्रसिद्ध ये हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? जो संवाद कौमुदी जो पत्र है इसके जो संस्थापक है ये कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वरंजनी सभा यानी कि तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये तीनों ही तत्व जो समाज आ रहा है ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए जो निकाली है केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है ये कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, और जो रामकृष्ण परमहंस ये कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो जो कूका आंदोलन है ये गुरु राम सिंह ने चलाया था। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं,
1926 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद का मतलब है यानी कि ये समाज यहाँ पर सिर्फ भगवान एक ही है, यानी एक ही सिद्धांत है, यही है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो जो देव समाज की स्थापना ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो जो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं ये है शिवदयाल साहब, जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। अगला प्रश्न है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? जो फेबियन आंदोलन इसका प्रस्तावक कौन था? तो इसका जो प्रस्तावक है एनी बेसेंट है, यानी फेबियन आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। सॉरी, ये महिला थी तो इनके द्वारा चलाया गया। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में होने वाला आंदोलन कौन सा? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में होने वाला आंदोलन कौन सा था? ये अहरार आंदोलन था, 20वीं सदी के आरंभ में होने वाला, 20वीं सदी के आरंभ में। अगला प्रश्न है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये स्थापना इसकी की गई। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम ये 1925 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो जो डॉक्टर एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनी? तो ये 1917 में बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था, तो उसी समय इन्होंने भाग लिया। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? प्रीसेप्टस ऑफ जीसस ये किसकी रचना है? तो इसकी रचना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? 1809 में कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हुआ? तो ये तुहफतुह उल मुवाहिदीन तुहफतुह उल मुवाहिदीन जो पुस्तक थी, जिसका फारसी पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा युगदूत कहा गया। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और आपको इस प्रकार के वीडियोस और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।